हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको जैसा मैंने बताया था कि मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आज वो मैं बना रही हूँ। इससे आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे और एग्ज़ामिनर आपके पेपर को बहुत ही आसानी से चेक कर पाएगा, उसको एकदम क्लियर दिखेगा। तो अगर आपने कुछ पॉइंट्स थोड़े से ऊपर नीचे कर दिए हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पेपर अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। देखो, मार्क्स अच्छे आने में सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, स्मार्टली पढ़ना ज़रूरी होता है। आप पूरी बुक पढ़ लोगे, आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे लिखा जाता है उसको, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे कि लिमिटेड पढ़ के भी आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन अब बहुत कम टाइम आपके हाथ में बचा है, तो वो जितना भी टाइम बचा है उसको आपको स्मार्टली यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको आगे वीडियो के बीच बीच में कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप और इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक बच्चे का पेपर मैंने लिया है जिसने केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 58.5 मार्क्स स्कोर किया है। और 58.5 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्कोर है, उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड स्कोर। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास बोर्ड की शीट्स तो नहीं है जो बोर्ड्स में मिलती हैं, लेकिन बोर्ड्स की शीट्स भी ऐसे ही रहती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रूल पेजेस ही आते हैं। ओके, सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है, जब आपने पेपर लिया तो आपको साइड में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन के इस तरफ क्वेश्चन नंबर, जो मेन क्वेश्चन होता है वो लिखिए, क्योंकि क्या होगा ना कि ये सेपरेटली दिखेगा, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। फिर मेन क्वेश्चन नंबर के नीचे नीचे सब क्वेश्चंस हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ अवॉइड करिए, यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है तो बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है, प्लीज़ उसे अवॉइड करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसके नीचे जो उसके सब क्वेश्चंस हैं वो 1 2 3 ऐसे करना है। अब मैंने आपको हर एक वीडियो के पेपर पैटर्न का जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हर एक वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एमसीक्यू कैसे लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एमसीक्यू है, तो यहाँ पर उसने ऑप्शन नंबर लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, आंसर लिखा है। तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर कैपिटल दिया है कैपिटल में लिखो, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में लिखो, जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ। क्यों बेवजह आपका मार्क्स कटे हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू में ये हो गया, और लाइन की कंजूसी मत करिए बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर, क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं, तो एक एक लाइन छोड़कर लिखिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको घुसाने की आदत बहुत होती है, ठीक है। हर जगह एक तो नाक घुसाते हैं और पेपर में खिचड़ी करके आते हैं, ठीक है। तो सुनते नहीं हैं बच्चे, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, हर एक राइट एमसीक्यू के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और हर एक रॉन्ग एमसीक्यू के लिए 0 मार्क्स मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग अपने महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता होगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या नहीं। आप चाहिए तो आप इस तरफ भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जिससे एक पर्टिकुलर स्पेस में ही आप वो आंसर फ्रेम कर सको, जैसे मतलब वो अच्छा दिखता है ना। जब आप लिखते हो तो वो पूरा लाइन से रहता है, तो वो देखने वाले को बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत ही अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया आपको। सेकेंड चीज़, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ अगर मैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही लिखिए, क्योंकि वो 1 सेंटेंस आंसर है, उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल का डेफिनेशन है आप उसे लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस का पूछा है, सिर्फ डेफिनेशन जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको जो पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। जो पूछा है उतना ही बोलना है, उतना ही लिखना है, और उसमें रामायण महाभारत नहीं लिखनी है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्लियर हो गया। यहाँ पर भी देखिए एक लाइन ड्रॉ करिए, मेन क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसके सब क्वेश्चंस। ये क्या हुआ आपका सेक्शन ए हो गया। अब आप अगर सेक्शन ए जो है आपका यहाँ तक ही ख़त्म हुआ है, पूरा पेज नहीं फिल हुआ है, आधा पेज ही ख़त्म हुआ, आधा पेज फिल हुआ है और आधा पेज बचा है, लेकिन आप उस आधे पेज को छोड़ दो, ठीक है। उसी आधे पेज से सेक्शन बी मत स्टार्ट करो, एक न्यू पेज लो, न्यू फ्रेश पेज, उससे आप क्या करो, सेक्शन बी स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे देखो इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 8 क्वेश्चंस रहते हैं, उसने यहाँ पर पूरा फिनिश किया और इतना जो पेज है वो बाकी छूट गया है, ठीक है। लेकिन इसने जो है क्या किया, कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि ये गलत बात है, ये अच्छा नहीं लगता। जब आप प्रेजेंट करते हो पेपर को तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हमेशा हर एक सेक्शन आपको याद में रखना है कि आप, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक सेक्शन आप एक न्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे। जैसे सेक्शन बी इसने एक फ्रेश पेज से स्टार्ट किया है। हर एक पेज में आपको 10 मिनट 20 मिनट पहले आंसर शीट मिल जाती है। बोर्ड में जब आप लिखने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, आपको 10 मिनट पहले वो आंसर शीट प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, एक तो आपको सीट नंबर वगैरह लिख लेना है। सीट नंबर वगैरह का भी एक वीडियो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तब बता दूंगी, क्योंकि तब आपको याद रहेगा। अभी से ही आप भूल जाओगे, है ना, भुलक्कड़ हो चुके हैं हम ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको पहले ही लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। 2 इस तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और एक इस तरफ ड्रॉ करनी है, जो मार्जिन लाइन हम जिसे बोलते हैं। तो अभी सेक्शन बी में कोई भी मेन सब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 ऐसा है। तो सेक्शन बी आपने ऊपर हेडिंग डाल दी, क्वेश्चन 3 लिखा। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन राउल्स लॉ, एक्सप्लेन राउल्स लॉ पूछा गया था। तो जब आपको सेक्शन बी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आपको पूछा है कि एक्सप्लेन करो राउल्स लॉ क्या होता है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन, एक जो है एक बार क्या, एक जो मार्क्स है वो डेफिनेशन के लिए चला जाएगा और 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के लिए चला जाएगा। तो आपको देखना है कि मार्किंग स्कीम क्या है। उठे सुठे कुछ भी पढ़ोगे और कैसे भी जाकर एग्ज़ाम में लिख दोगे तो ये उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हर एक स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलते हैं। डेफिनेशन का 1 मार्क्स मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एक्सप्लेनेशन आधा करेक्ट है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर डेफिनेशन थोड़ा सा मिस्टेक है तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन हमारे बोर्ड्स को, हमारा जो बोर्ड है उसको कट टू कट चाहिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है। जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है वही डेफिनेशन उसे चाहिए। वो किसी पब्लिकेशन से वो लोग वो नहीं चेक करते हैं, तो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो फॉलो करिए आप, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इनसे पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ क्या है, 4 मेन क्लासेस बताइए। तो आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क। अब 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो 2 मार्क्स में बंदा रामायण तो लिखेगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि बाकी पेपर भी उसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो पहले चारों का आप नाम दे दीजिए कि हाँ ये आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। फिर आयनिक सॉलिड के बारे में एक ऐसा डिस्क्रिप्शन दीजिए जो आयनिक सॉलिड से रिलेट करता है, 1 लाइन या 2 लाइन, ठीक है। अगर आप सिर्फ नेम्स लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और आप अगर 1 या 2 लाइन एक्सप्लेन कर देते हो तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। जो चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछी है वो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद ही आंसर लिखना चालू करो, घाई में मत करो। अरे हाँ, आपने जैसे अभी आपको आया कि हाँ चल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिया है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या दिया है वो तो देखो ना। टाइप्स पूछे, पता चला आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगे। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद ही आंसर लिखना स्टार्ट करो। और एक बात मैं बताऊंगी, टिप नंबर 1, जिस आंसर को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो,
जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 अटक अटक कर आता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी से घिसा पिटा मतलब लिख सकते हैं, अच्छा वाला नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको एकदम अच्छे से आ रहा है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले लिखोगे सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन नंबर लिखना है, जैसे इसने भी किया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 उसे नहीं आ रहा था, उसको क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा था, इसके लिए उसने क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिखा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स में ऐसा बोलते हैं कि जो पहले के स्टार्टिंग के राइट आंसर्स होते हैं वो लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो नहीं पास होते हैं, जैसे वो रो रो के पास हो रहे हैं, तो उनके लिए कंसीडर कर लेते हैं ज़्यादा मार्क्स वाला, लेकिन आपको स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस कंसीडर किया जाता है, बाद वाला जो है उसमें एक्स्ट्रास के लिए रख दिया जाता है, वो मार्क्स काउंट नहीं होता। तो इसने देखो क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, 5 उसे शायद नहीं आ रहा था, 6, 7, 8 नहीं आ रहा था, लेकिन वो 9 को लेकर जो है कॉन्फिडेंट था और उसने 9 का आंसर लिखा और उसको 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। समझ में आया? तो आपको भी ये ध्यान में रखना है, जो भी आप जिस आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट हो पहले उसे लिखो और बाद में दूसरे आंसर्स को लिखो। समझ में आ गया? सेकंड टिप आपके लिए ये है मेरी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, आपको बोर्ड्स में दोनों साइड रूल्ड पेजेस ही मिलेंगे, मतलब लाइंस वाले पेजेस ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें इसने थोड़ी बचत कर ली है, ठीक है, इट्स ओके। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर आप क्या करोगे, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच में, 2 क्वेश्चन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको ये लाइन ड्रॉ कब करनी है, वो जब आपका पूरा पेपर फिनिश हो जाएगा तब, क्योंकि आपको टाइम पास नहीं करना, आपको लाइन के मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ पेपर को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको आंसर्स हमेशा क्वेश्चन के आंसर देने पर ही मिलते हैं। इसके लिए पहला प्रायोरिटी किसको देना है, आंसर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप चेक कर लेते हो एक बार आंसर्स को, उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चंस के बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे क्या होगा, 2 क्वेश्चंस के बीच में एक सेपरेशन दिखेगा और वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। इतना क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको केमिस्ट्री में रिएक्शंस पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा रिएक्शंस नहीं लिखना, उसका नाम मेंशन करना है, उसके रिएजेंट मेंशन करने हैं। समझ में आया? अगर आप नाम नहीं मेंशन करते तो हाफ मार्क्स कट जाता। अगर 2 मार्क्स के लिए आपका रिएक्शन है और आपने मार्क्स नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट गया, बचा हाफ मार्क्स। तो रिएक्शन को आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिल रहा है, ऊपर से अगर आपने रिएजेंट गलत लिखा या फिर रिएजेंट लिखा ही नहीं तो भी आपको क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। और हमेशा केमिकल रिएक्शन लिखते समय उधर पे ही घुसा नहीं देना है, ठीक है। आपको भरपूर जगह लेनी है उसके लिए। जैसे अगर ये दोनों आपका यहाँ, इसने तो छोटा लिखा है इसके लिए आ गया, समझो कोई बड़ा बड़ा करके ड्रॉ करके लिखता है तो यहाँ पर आया, ये एक रिएक्शन लिखा, एक यहाँ पर। अब जो तीसरा वाला है, आप नीचे एरो ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है उधर पे ही घिचड़ी करते जाओ, राइट। अभी क्या करना है, ये समझ में आया कि अगर केमिकल रिएक्शन पूछा है, जैसे एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन आपको बनाने बोल दिया है, तो आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है सारे कंपाउंड्स के नीचे। उसके बाद आपको उसमें खिचड़ी नहीं करनी है, बराबर से स्पेस छोड़ना है, रिएजेंट बराबर लिखना है, सारे बॉन्ड्स अच्छे से लगाने हैं। बॉन्ड्स अगर आप भूल गए तो ये केमिस्ट्री का मर्डर हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मर्डर कर रहे हो आप फिर, ठीक है, कातिल बन जाओगे, समझे? तो ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बात आती है जब डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन में आपको क्या करना है, जैसे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस पूछा है तो एक कॉलम में ऑर्डर, एक कॉलम में मॉलिक्यूलैरिटी। और ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट कॉलम में अगर आपने ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर वाले ही पॉइंट्स लिखिए, मॉलिक्यूलैरिटी वाले पॉइंट्स मत लिख दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी तो लिख दिया है दूसरे इसमें, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी का पॉइंट ऑर्डर में लिख देते हैं और ऑर्डर का पॉइंट मॉलिक्यूलैरिटी में लिख देते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, हर एक पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा।
तो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो कम से कम 4 पॉइंट्स लिखिए, 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो कम से कम 6 पॉइंट्स लिखिए। समझ में आ गया? और आपको एक अच्छा सा बॉक्स बनाना है, डिफरेंस बिटवीन जब भी आप लिखते हो तो बॉक्स बनाना इज़ कंपलसरी, इट्स नीडेड, ठीक है। और अगर टाइम मिलता है तो उसमें भी आपको 2 पॉइंट्स के बीच में एक मार्जिन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सेपरेशन शो करेगी, ठीक है। इतना क्लियर है? और जब भी आप कुछ थ्योरी वगैरह लिखते हो, आगे देखते हैं क्या है, 1 सेकेंड, आगे, हाँ, अब देखो आप यहाँ पर क्या पूछा है, यूजेस ऑफ पॉलीथीन। अभी सिर्फ यूजेस पूछा है, 2 मार्क्स के लिए आपको रामायण नहीं पूछेंगे पॉलीथीन का, यूजेस पूछा है, प्रॉपर्टीज पूछा है, जो भी पूछा है आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। जैसे अब अगर आपने पॉइंट समझो नहीं लिखा था, पॉलीथीन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग बैग्स एंड बॉटल्स, पॉलीथीन इज यूज फॉर बेकलाइट, ठीक है। अब अगर आपने पॉइंट्स में नहीं लिखा होता, यहीं पर घुसा कर लिख दिया होता, तो एग्जामिनर को ना पढ़ना पड़ता कि आखिर इस बंदे ने, इस बच्चे ने लिखा क्या है। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स में लिखा है तो उसको एकदम क्लियर है, तो वो फटाक से मार्क्स आपको दे देगा। और अगर आपने सही भी लिखा है लेकिन पॉइंट वाइज नहीं लिखा, एग्जामिनर को पढ़ना पड़ा, उसका टाइम वेस्ट हुआ, तो उसको ना चिढ़ मचती है और वो हाफ मार्क्स ज़बरदस्ती काट देते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर क्या पता किसका मूड कब कैसा हो, करेक्ट है। इतने सारे एक तो पेपर्स होते हैं, तो आप ट्राई करिए कि नीट एंड क्लीन आप लिख सकें, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर भी देखो उसका स्पेस छूट गया है, लेकिन अब उसका सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, तो अब उसने सेक्शन सी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि एक ही पॉइंट को बार बार आप जो है फिर से बार बार नहीं लिखेंगे। एक और नया क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का पूछा है कि ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट्स मेंशन करोगे और क्या बनाओगे, डायग्राम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टिप नंबर 3 ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आप हमेशा ना डायग्राम सबसे पहले बनाइए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, जिससे आप आंसर भी नहीं भूलेंगे और अच्छा भी दिखेगा, क्योंकि डायग्राम हमेशा ऊपर हम देखते हैं और बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। आपको क्या लिखना है, न्यूमेरिकल के 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स फॉलो करिए। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है जो भी दिया है, फिर टू फाइंड लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, और फिर सल्यूशन जो भी आपका कैलकुलेशन है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप और है, जिसमें आपको क्या करना होता है, वर्डिंग्स में आंसर लिखना होता है। क्या करना होता है, वर्डिंग्स में आंसर लिखना होता है। जैसे परसेंट ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो इस बच्चे ने नहीं लिखा है वर्डिंग्स में आंसर, लेकिन आपको वर्डिंग्स में आंसर लिखना है। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। क्या क्या, गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, कैलकुलेशन या फिर सोल्यूशन, और फिर वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। समझ में आया? और जब आप आंसर लिखते हो तो आपको क्या करना है, उस आंसर को बॉक्स में रखना है। एक बॉक्स बना दीजिए आप आंसर के लिए, जिससे आंसर दिख के आए। समझ में आया? क्योंकि आपका सॉल्यूशन उतना कोई चेक नहीं करता है। समझ में आया? करते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी आप लिख कर आओगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मतलब सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन डी में यहाँ पर देखिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, सेक्शन डी में आप ये बात ध्यान में रखिए, टिप नंबर 4 ले लीजिए कि अगर आपको थ्योरी वाला दिया है क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दिया है, और अगर आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों भी आ रही है, तो आप हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा चीज़ है कि उसमें आप स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, वहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, जैसे यूनिट्स वगैरह आपको नहीं याद है कि क्या होता है, तो आप थ्योरी के लिए ही जाइए। जो चीज़ नहीं आ रही है तो बेवजह आप मार्क्स मत गवाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। आप थ्योरी में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे 4 मार्क्स में, तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ 2 मार्क्स दिया है 4 में से। एक तो इसने 2 पॉइंट ही लिखे हैं, ऊपर से इतनी सारी मिस्टेक्स हैं। कट पिट अवॉइड करिए, कट विट मत करिए ज़्यादा,
ठीक है। और हो सके तो एकदम अच्छे से लिखिए, एन को एम जैसा मत बनाइए, जिसकी भी आदत है वो सुधारना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डेरिवेशन जो सॉलिड स्टेट में पूछा गया था वो पूछा है मैंने, कि रिलेशन बिटवीन बताना था ना डेंसिटी और मोलार मास के बीच में। तो यहाँ पर इसने बराबर से डायग्राम भी बनाया है, ईच एंड एवरी स्टेप उसने एक्सप्लेन किया है, वर्डिंग्स में एक्सप्लेन किया है, फिर उसके सिंबल से एक्सप्लेन किया है कि एम क्या होता है, मास होता है, फिर मास ऑफ द क्यूब क्या होता है, एम इंटू एन होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको डेफिनेटली लिखनी है, डेफिनेटली लिखनी है, वरना आपका 1 या आधा मार्क्स वो कट कर देते हैं। डायरेक्ट आंसर मत लिखिए, और फिर जब आंसर लिखते हैं तो एक बॉक्स बनाइए। डेरिवेशन जब भी सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमेशा एक बॉक्स बनाकर आपको रखना है। समझ में आ गया? तो इतना ही था जो भी मुझे आपको बोलना था। तो केमिस्ट्री में आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है, और आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर चलिए साथ में, जब भी आप पेपर लिखते हैं एक सेटअप कर लीजिए। अब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो इस सारी जो प्रेजेंटेशन का मैंने आपको टिप्स बताई हैं, उन टिप्स को फॉलो करिए जिससे आपको आदत लग जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।